मेरा नाम अश्वत्थामा है। धार नगरी के महान राजा भोज 14 विद्याओं के स्वामी थे। फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे एक ऐसी विद्या की खोज में थे जो उन्हें जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझा सके। 15वीं विद्या। उनकी रातें इसी उधेड़पुन में कटती और दिन ज्ञान की अधूरी प्यास में। सब कुछ होते हुए भी यह मन इतना अशांत क्यों है? आखिर वो कौन सा परम ज्ञान है जिसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है? कौन मुझे रास्ता दिखाएगा? सैनिक, हमारे सबसे भरोसेमंद दोस्त खेमचंद नाई को तुरंत बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। खेमचंद नाई सिर्फ एक नाई नहीं, बल्कि राजा का बचपन का दोस्त, सलाहकार और हर मुश्किल सफर का साथी था। राजा का बुलावा मिलते ही वह हांफता हुआ राजमहल पहुंचा। महाराज, इतनी रात को आपने याद किया। सब कुशल मंगल तो है? खेमचंद, एक लंबी और मुश्किल यात्रा पर निकलने का समय आ गया है। एक ऐसी खोज जो शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोज होगी। महाराज, आप बस हुक्म कीजिए। ये सेवक आपकी परछाई की तरह आपके साथ चलेगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। पर हम जा कहाँ रहे हैं? 15वीं विद्या की खोज में खेमचंद, उस परम सत्य की ओर जिसका एहसास मुझे बार बार होता है, पर रास्ता साफ नहीं दिखाई देता। मेरे मन में एक आवाज आ रही है कि इसका रहस्य हिमालय की गुफाओं में छिपा है। दोस्तों, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। आगे इस कथा में छुपा है एक रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत में आपका इंतजार कर रहा है एक सवाल। अगले दिन राजा भोज अपने वफादार मंत्रियों की एक बैठक बुलाते हैं। मेरे प्रिय मंत्रियों, जैसा कि आप जानते हैं, राज्य का हित ही मेरा परम कर्तव्य है। अब एक ऐसे ही जरूरी कार्य के लिए मुझे कुछ समय के लिए राज्य से दूर जाना पड़ रहा है। मेरी अनुपस्थिति में आप सभी को मिलजुल कर राज्य का काम देखना होगा। प्रजा को कोई कष्ट न हो, इसका विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, राजा भोज की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था सत्यवती और छोटी का नाम था भानुप्रिया। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। रानी सत्यवती पतिव्रता और धर्मपरायण थीं। वह महाराज के दर्शन किए बिना खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीती थीं। दूसरी ओर रानी भानुप्रिया को इन सब बातों से कोई खास मतलब नहीं था। वह अपनी ही दुनिया में मग्न रहती थीं। रानी, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे आने में कितना वक्त लगेगा यह कहना मुश्किल है। यह समय 1 वर्ष का भी हो सकता है या शायद उससे भी ज्यादा। इसीलिए मैं आपको यह बताने आया हूँ कि मेरे वापस आने तक आप सावधानी से और धैर्य से रहना। महाराज, आप तो जानते हैं कि मैं आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बिता पाऊंगी, खासकर जब आपके आने की कोई निश्चित समय सीमा भी नहीं है। आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं रानी, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं जिस कार्य से जा रहा हूँ वह बहुत कठिन है और वहाँ स्त्रियों का जाना उचित नहीं। आप मेरे काम में बाधा न डालें और मुझे आज्ञा दें। पर महाराज, आप तो जानते ही हैं कि आपके दर्शन किए बिना मैं भोजन तो क्या, पानी तक नहीं पीती। ठीक है, आपकी इस समस्या का एक समाधान मेरे पास है। यह देखिए, यह मेरी प्रतिकृति है। आप इसे ही मेरा स्वरूप मानकर इसे भोग लगाकर भोजन ग्रहण कर लेना। इससे आपका नियम भी नहीं टूटेगा। अगर रानी सत्यवती की भक्ति और राजा भोज का त्याग आपके मन को छू गया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ वह बहुत ही उलझन भरा है। न जाने रास्ते में मेरे साथ क्या हो सकता है कि जब मैं लौटूं तो मुझे स्वयं अपना परिचय देकर अपनी पहचान सिद्ध करनी पड़े। इसीलिए मैं आपको अपनी मूंछ का यह एक बाल देकर जा रहा हूँ। इसे बहुत संभाल कर रखना। जब भी मैं वापस आऊंगा
आपसे सबसे पहले अपनी यही मूंछ का बाल मांगूंगा। यदि मैं यह मांगूं तो आप समझ जाना कि मैं ही आपका राजा भोज हूँ, और यह बात अत्यंत गुप्त रखना, किसी को भी भूल कर भी मत बताना। खेमचंद, सारी तैयारी हो गई? जी महाराज, 2 सबसे तेज घोड़े और यात्रा का जरूरी सामान तैयार है। राजा भोज रानी भानुप्रिया को भी अपने जाने की सूचना देते हैं, पर वह कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं देती। राजा भोज और खेमचंद घोड़ों पर सवार हैं। शहर गांव सब पीछे छूट गए। राजा भोज और खेमचंद का सफर उन्हें एक ऐसे भयानक जंगल में ले आया जहां जानवर और पक्षी भी डर के मारे चुप थे। हवा में एक अजीब सी उदासी और रहस्य घुला हुआ था। महाराज, यह जंगल तो बहुत ही अजीब और डरावना है। न कोई आवाज, न कोई जानवर। अचानक उनके घोड़े बिना किसी स्पष्ट कारण के बुरी तरह डरकर रुक जाते हैं। वे जोर जोर से हिनहिनाने लगते हैं, कान खड़े कर लेते हैं और आगे बढ़ने से साफ इनकार कर देते हैं, जैसे उन्होंने किसी अदृश्य खतरे को भांप लिया हो। महाराज, ये क्या हो रहा है? हमारे घोड़े इतना क्यों डर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है खेमचंद, सावधान रहो। तभी सामने पेड़ों के घने झुरमुट से एक विशाल, तेजस्वी लेकिन अत्यंत दयनीय और भयावह हालत में एक व्यक्ति धीरे धीरे प्रकट होता है। लंबे उलझे हुए बाल कंधों पर बिखरे हुए हैं और धूल मिट्टी से सने हुए हैं। लेकिन सबसे भयानक और ध्यान खींचने वाली बात, उसकी आंखों में सदियों का असहनीय दर्द, गहरी थकान और साथ ही एक अजीब अथाह ज्ञान की चमक एक साथ दिखाई दे रही है। कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ, हमारे पास मत आना। वह व्यक्ति बिना कुछ बोले धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए और अस्थिर कदमों से उनकी ओर बढ़ता है। उसके निकट आते ही हवा में एक अजीब सा भारीपन और एक हल्की, तीखी, कुछ जले हुए जैसी अपरिचित और परेशान करने वाली गंध फैल जाती है। हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? इस निर्जन और भयानक वन में आपकी यह दयनीय अवस्था और आपके माथे पर यह कैसा कष्टकारी और विचित्र निशान है। क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? मेरे इस निशान की चिंता मत करो, इसकी नियति यही है। राजन, ये कोई साधारण चिन्ह नहीं, ये एक जीवित श्राप है जो काल के अंत तक इसी तरह मेरे मस्तक पर अंकित रहेगा। आपकी यह दशा देखकर मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। ऐसा ना कहें, मेरे पास कुछ अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली जड़ी बूटियां हैं जो बड़े से बड़े और पुराने कुओं को भी भर देने की क्षमता रखती हैं। खेमचंद, शीघ्रता से पानी और औषधि का लेप तैयार करो, शायद आपके को कुछ आराम मिल सके। खेमचंद, जो अभी भी उस व्यक्ति की भयावह उपस्थिति से सहमा हुआ है, राजा की आज्ञा पाकर झोले से कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां और पानी निकालता है। राजा भोज स्वयं उन जड़ी बूटियों को अपने हाथों से पत्थर पर पीसकर एक गाढ़ा लेप बनाते हैं और बड़ी सावधानी और कोमलता से उस व्यक्ति के माथे पर लगाने की कोशिश करते हैं। यह लेप बहुत गुणकारी है महात्मा, इससे आपको अवश्य ही कुछ आराम मिलेगा। लेकिन जैसे ही राजा भोज उस लेप को लगाते हैं, एक अत्यंत आश्चर्यजनक और अलौकिक घटना घटती है। वह निशान पहले की तरह ही धधकता रहता है। जैसे ही लेप उस धधकते निशान के करीब पहुंचता है, एक नीली रोशनी चमकती है और लेप तुरंत धुआं बनकर हवा में विलीन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी, शक्तिशाली और अदृश्य शक्ति उस औषधि को नष्ट कर रही हो। माथे पर वह गहरा धधकता हुआ निशान उसी प्रकार बना रहता है जैसे उस पर किसी भी भौतिक वस्तु का कोई प्रभाव ही न हो। राजा भोज और खेमचंद यह अविश्वसनीय और भयावह दृश्य देखकर स्तब्ध और बुरी तरह हैरान रह जाते हैं। उस निशान से एक हल्की, लगभग न दिखने वाली अशांत ऊर्जा तरंगित होती रहती है। यह कैसा अद्भुत और भयानक निशान है जिस पर संसार की कोई औषधि, कोई लेप असर नहीं कर रहा। हे महात्मन, कृपा करके हमें सच सच बताइए, आप वास्तव में कौन हैं? राजन, तुमने सत्य के निकट पहुंचने का प्रयास किया है। यह कोई साधारण निशान नहीं, यह एक जीवित धधकता हुआ श्राप है जो मेरे मस्तक पर युगों युगों तक, काल के अंत तक इसी तरह अंकित रहेगा।
इस पर किसी औषधि का, किसी मंत्र का कोई असर नहीं होगा। मेरा नाम अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा का नाम सुनते ही राजा भोज और खेमचंद के चेहरे पर अविश्वास, गहरे भय और तीव्र विस्मय के भाव एक साथ उभर आते हैं। उनके शरीर जैसे पत्थर के हो जाते हैं। जंगल की खामोशी और भी भयावह और भारी हो जाती है, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस युगों पुराने श्रापित नाम को सुनकर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई हो। अब बारी है आपकी परीक्षा की। देखते हैं आप कितने ध्यान से देख रहे थे। प्रश्न: राजा भोज ने अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए रानी सत्यवती को क्या सौंपा? ए, एक अंगूठी। बी, एक चिट्ठी। सी, अपनी तलवार। डी, मूंछ का एक बाल। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से हमारी मदद करना चाहते हैं तो मात्र हर महीने 29 रुपए की सदस्यता लेकर हमारे साथी बन सकते हैं। या फिर आपका एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जैसे कहानी कैसी लगी, या चैनल को सब्सक्राइब करना भी हमारी बहुत मदद करता है। तो जिस भी तरह से हो सके हमारा साथ दें।